भारतीय शिक्षा ग्रंथमाला 5 वैश्विक संकटों का निवारण भारतीय शिक्षा पर्व 3 संकटों का विश्लेषण अध्याय 31 यूरोपीय आधिपत्य के 500 वर्ष श्री धर्मपाल जी पृष्ठ संख्या 175। आज से 4 वर्ष पश्चात 1992 में यूरोप विश्व की खोज में निकला। इस घटना को 500 वर्ष पूर्ण हुए। सन 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस अपने नौका काफिले के साथ अमेरिका के तट पर उतरा। वह पुर्तगाल, इटली या अन्य किसी देश का था, यह कोई खास बात नहीं है। वह यूरोप का था, इतना कहना पर्याप्त है। उसे यूरोपीय राज्यों की एवं धनिकों की संपूर्ण सहायता मिली थी। यूरोप का इससे पूर्व या तो बहुत ही प्राचीन समय में से उत्तर अफ्रीका, एशिया के कुछ प्रदेश, पूर्व एवं पश्चिम अफ्रीका के कुछ प्रदेश इत्यादि के साथ सीधा संबंध था। परंतु यूरोप के साहसवीरों तथा यूरोप के राज्यों को नए नए प्रदेश खोजने की इच्छा जगी। ब्लैक डेथ जैसी घटना भी इस चाह के लिए प्रेरणा स्रोत बनी होगी। परंतु यह घटना 15वीं शताब्दी के मध्य में घटी। प्रारंभ में वे पश्चिम अफ्रीका गए। 50 वर्ष के अंदर अंदर वे अभी तक विश्व को अज्ञात ऐसे अमेरिका तक पहुंच गए। 15वीं शताब्दी के अंत से पूर्व उन्होंने भारत आने का समुद्री मार्ग खोज लिया एवं दक्षिण तथा दक्षिण पूर्ण अफ्रीका, हिंद महासागर के द्वीप समूह तथा तटीय प्रदेशों एवं दक्षिण पूर्व एवं पूर्व एशिया के साथ संपर्क बढ़ाया। सन 1550 तक तो यूरोप ने केवल गोवा के आसपास के कुछ प्रदेश में ही नहीं, अपितु श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया के प्रदेशों पर अपना प्रभुत्व जमा लिया। अमेरिका एवं पूर्व की ओर आने वाले समुद्री मार्ग की खोज के 100 वर्षों में तो बहुत दूर के एवं संस्कृति की दृष्टि से यूरोप की अपेक्षा भिन्न व्यक्तित्व वाले जापान में भी इतना प्रभाव पड़ा कि सन 1600 के समीप लगभग 4 लाख जापानियों ने धर्म परिवर्तन कर लिया एवं वे ईसाई बन गए। परंतु लगभग सन 1640 में ही जापान ने निर्णय कर लिया कि डचों को जापान के बंदरगाह पर कभी भी उतरने की जो अनुमति दी गई थी उस पर रोक लगा दी जाए। यूरोप के लिए जापान के दरवाजे भी बंद करके केवल तंत्र ज्ञान एवं व्यापार के लिए ही सीमित संबंध रखना तय हुआ। कोलंबस अमेरिका पहुंचा एवं अमेरिका के तटीय प्रदेशों तथा अटलांटिक महासागर के द्वीपों में खेती प्रारंभ हुई एवं बस्तियां बसी। इससे कुछ ही वर्षों में यूरोप ने अफ्रीका के काले लोगों को गुलाम बनाकर इन बस्तियों में लाने का सुनियोजित रूप से एक अभियान ही प्रारंभ किया। एक सामान्य अंदाज के अनुसार गुलाम पकड़ने से लेकर अमेरिका में अटलांटिक के द्वीपों तक पहुंचने के बीच लगभग 80% लोगों की मृत्यु हो गई। इस अभियान के प्रारंभ होने से लेकर बाद के 300 वर्षों में तो इस प्रकार मृत्यु को प्राप्त अफ्रीकन स्त्री पुरुषों की संख्या 10 करोड़ तक पहुंच गई होगी। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब गुलामी नहीं परंतु गुलामों का व्यापार बंद करने की हलचल प्रारंभ हुई, तब अमेरिका में यूरोपीय निवासियों की अपेक्षा अफ्रीका से पकड़कर लाए गए गुलामों की संख्या अधिक थी। सन 1600 के आसपास यूरोप के अलग अलग राज्यों ने भारत के भी विभिन्न प्रदेशों में आना प्रारंभ किया। पश्चिम, पूर्व एवं दक्षिण अफ्रीका के समुद्र तटीय पट्टी में तथा एशिया के मार्ग पर पड़ने वाले द्वीपों में यूरोप से इन प्रदेशों में आने वाले समुद्री जहाजों को ईंधन, पानी एवं विश्राम के लिए स्थान मिले। इस उद्देश्य से वे सुदृढ़ किलेबंदी करने लगे। यूरोप का भारत पर प्रभाव इस बात से जाना जा सकता है कि महान विजयनगर साम्राज्य के राजा शस्त्रों के लिए पुर्तगालियों पर निर्भर रहने लगे एवं जहांगीर ने अरबस्तान, पर्शियन खाड़ी एवं भारत के बीच उस काल में जहाजी डाकू के रूप में पहचाने जाने वाले समुद्री लुटेरों से समुद्र को मुक्त करने के लिए अंग्रेजों से सहायता मांगी। सन 1600 से बहुत पूर्व बर्मा में बंदरगाहों का अधिपति ब्रिटिश था। सन 1700 तक या फिर सन 1750 तक अमेरिका में यूरोपीय मूल के लोगों की संख्या कम होने पर भी उनका प्रभाव एवं शासन जम गए। कोलंबस जब अमेरिका पहुंचा तब वहां के मूल निवासियों की संख्या लगभग 9 से 11 करोड़ थी। सन 1700 तक तो निशस्त्रों की हत्या के कारण, यूरोपीय लोगों के आक्रमण के कारण एवं युद्ध के कारण यह संख्या आधी हो गई। यद्यपि उनका संपूर्ण उच्छेद 19वीं शताब्दी के अंत में हुआ। सन 1700 के बाद यूरोप ने पूर्व की ओर विशेष ध्यान दिया। उनमें एक केंद्र भारत था। भारत में सन 1750 से यूरोप की उपस्थिति विशेष रूप से दिखाई देने लगी। सन 1750 से तो यूरोप भारत को पूर्णतया जीत लेने की सुनियोजित योजना बनाने लगा। इसी समय यूरोप ने ऑस्ट्रेलिया एवं उसके समीप के द्वीपों की खोज की। सन 1800 के तुरंत बाद यूरोप ने चीन जाने का प्रारंभ किया।
सन 1850 तक यूरोप समग्र विश्व का अधिपति बन गया। यूरोप का ऐसा आधिपत्य विश्व के इतिहास में प्रथम ही है। कई शताब्दियों तक इस्लाम ने लगभग आधी दुनिया पर अपना शासन जमाया था। उसने भी यूरोप के समान ही तबाही मचाई थी। इस्लाम से पूर्व भगवान बुद्ध के उपदेशों का लगभग आधे विश्व पर प्रभाव था, परंतु उसमें हिंसा का तनिक भी अंश नहीं था। एशिया के बहुत से हिस्सों में भगवान बुद्ध के उपदेश के फलस्वरूप निर्मित संस्थाएं एवं मनोभाव आज भी अस्तित्व में हैं। सांस्कृतिक दृष्टि से तो भारत का प्रभाव पूर्व एशिया एवं मध्य एशिया के बहुत से देशों पर पड़ा था। पूर्ण संभावना है कि भारत तथा अन्य संस्कृतियों को भी विश्व विजय की आकांक्षा जगी होगी, परंतु उसके लिए आवश्यक बल, प्रेरणा या भौतिक सामग्री या संहारक वृत्ति के अभाव के कारण वे इस इच्छा को अमल में नहीं ला पाए हैं। इसी दृष्टि से देखने पर यूरोप के विश्व आधिपत्य के 500 वर्षों को इतिहास में अद्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली घटना मानी जा सकती है। इस आधिपत्य का मनुष्य, वनस्पति, समग्र सृष्टि पर कैसा प्रभाव हुआ, इसका अध्ययन एवं मूल्यांकन खासकर जीती गई प्रजा की दृष्टि से करने की आवश्यकता है। यूरोपीय आधिपत्य का प्रभाव केवल राजनीतिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय विषयों पर ही हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह प्रभाव जीती गई प्रजा की स्वविषयक धारणा एवं चित्त व्यापार पर भी बहुत गहराई तक पड़ा है। इस प्रकार विजेताओं की अपनी भूमिका, उन्होंने जो कुछ भी किया एवं जिस प्रकार से किया, उसके जो परिणाम निकले, उसका प्रभाव उन पर बहुत गहराई तक पड़ा। फिर भी यूरोप का मूल स्वभाव नहीं बदला है। उसकी विनाशक वृत्ति कोलंबस के पूर्व कम अनुपात में व्यक्त हुई थी एवं कोलंबस के बाद बहुत बड़े पैमाने पर दिखाई दी, इतना ही अंतर था। रोमन साम्राज्य के समय से, प्लेटो के समय से या उससे भी पूर्व के समय से यूरोप की दुनिया जीतने की जो आकांक्षा थी, उसे कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज से खुला एवं व्यापक मैदान मिला। विश्व की अन्य सभ्यताओं को भी ऐसी इच्छा हुई होगी, परंतु हम उसके विषय में अधिक कुछ जानते ही नहीं हैं। यूरोप के विषय में जानते हैं। यदि ऐसा है तो हमें इसके विषय में जानने के प्रयास करने चाहिए, जिससे हमारी दृष्टि का क्षेत्र अधिक संतुलित बने। परंतु अब तो हम प्रत्यक्ष रूप से यूरोपीय अधिकार के अंतर्गत उसके द्वारा बनाए गए संस्थाकीय एवं वैचारिक ढांचे में जी रहे हैं। इसलिए यूरोप का तथा अन्य किसी विश्व विजय की आकांक्षा रखने वाली सभ्यता का अध्ययन करना केवल ऐतिहासिक एवं तात्विक दृष्टिकोण की अपेक्षा बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। गत 500 वर्षों का अध्ययन जीती गई प्रजा के लिए आत्मबोध का साधन बनेगा एवं उसे अपनी सामाजिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक पहचान प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगी। 19 जून 1988 को बेंगलोर में लिखा गया लेख, सन 1492 से यूरोप तथा विश्व के अन्य देशों की स्थिति। हमारे आसपास की स्थिति एवं विकास को, उसके विभिन्न दृष्टिकोण तथा अविरत चलने वाले मतभेदों को यदि समझना है तो हमें कुछ शताब्दियां पीछे जाकर देखना होगा। प्रस्तुत पत्र में गत 5 शताब्दियों में घटी हुई प्रमुख घटनाओं को तथा भारत के द्वारा बिताए गए समय के आधार पर आज की उलझन भरी स्थिति के मूल तक पहुंचने का प्रयास किया गया है। हमें यह भी जानना आवश्यक है कि लगभग 1492 के काल से लेकर अनेकों विचारधाराओं तथा विभिन्न घटनाओं का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा है। इस उलझन भरी स्थिति को समझकर उसका कोई हल निकालने में यह प्रयास कदाचित सहायक बनेगा। यूरोप के द्वारा विश्व के अन्य देशों की खोज। आज से लगभग 5 शताब्दी पूर्व अर्थात 1492 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस तथा उसके साथ जहाज द्वारा अमेरिका के समुद्र तट पर पहुंचे, तभी से यूरोप द्वारा विश्व के अन्य देशों की खोज का श्री गणेश हुआ। कोलंबस एवं उसके समकालीन जहाजरानों का मुख्य उद्देश्य तो भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया के प्रदेश तक पहुंचने का समुद्री मार्ग खोजना ही था। उस समय किसी यूरोपीय वैज्ञानिक ने बताया कि पृथ्वी का आकार गोल है। बस इसी बात ने कोलंबस को अपनी समुद्र यात्रा पश्चिम की ओर से प्रारंभ करके अंत में भारत तथा भारत के पूर्वीय प्रदेशों तक पहुंचने की आशा जगाई। लगभग 1550 तक तो पश्चिम यूरोप को इसकी कल्पना तक नहीं थी कि एक और यूरोप एवं अफ्रीका तथा दूसरी ओर चीन एवं भारत के बीचों बीच उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक फैला हुआ अमेरिका नाम के एक विशाल भूखंड का अस्तित्व भी है। इस प्रकार यूरोप की 15वीं शताब्दी के अंतिम चरण की यात्रा में कदाचित किसी प्रकार से घटी हुई लगभग 100 वर्ष अर्थात 1450 तक चलने वाली काले मृत्यु की घटना, जिसने यूरोप को समाप्त कर दिया, उसकी प्रेरणा इतनी अधिक थी कि 1492 के बाद केवल 6 वर्षों में अर्थात 1498 में अफ्रीका के पूर्वी किनारों पर जाकर भारत तक पहुंचने का समुद्री मार्ग खोजा गया।
वास्को डी गामा को सन 1498 में भारत के केरल प्रांत के समुद्र तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह तक पहुंचने में सहायक बनने वाले एशिया के जहाजरानों का यह मार्ग खोजने में योगदान था। इसके बाद के 40 से 50 वर्षों में तो यूरोप ने अधिकांश पृथ्वी पर भ्रमण कर लिया। इसका एक श्रेष्ठ उदाहरण यह है कि लगभग सन 1540 तक दूर दराज के तथा यूरोप से भिन्न संस्कृति वाले जापान में प्रभु यीशु का अनुसरण करने वाला ईसाई समाज अस्तित्व में आया। यूरोप की यात्रा एवं उसके शासन का अन्य एक ज्वलंत उदाहरण यह है कि उसके पश्चात 60 वर्ष के बाद अर्थात लगभग 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में ईसाई कार्यकरों के प्रयासों से अनुमानतः 4 लाख जापानियों का ईसाई मत में मतांतरण किया गया। 17वीं शताब्दी की जो जानकारी प्राप्त होती है उसके आधार पर सन 1492 से पूर्व अथवा प्राचीन काल से यूरोप के पश्चिम एशिया, पर्शिया, भारत के सीमावर्ती प्रांत तथा उत्तर अफ्रीका के साथ संबंध थे ही। ऐसा माना जाता है कि ईसाई युग के प्रारंभ के समय में रोम तथा दक्षिण भारत के तमिलनाडु में स्थित तटीय प्रदेशों के बीच आपसी व्यापार का संबंध था। इस प्रकार यूरोप को 17वीं शताब्दी से चीन के पश्चिमी प्रदेशों की जानकारी थी। नए प्रदेशों की खोज, उस पर आक्रमण, साम्राज्य विस्तार इत्यादि घटनाएं सन 1492 से ही नहीं शुरू हुई थी। वे तो मानव का पृथ्वी पर उद्भव होने जितनी ही प्राचीन है। कहा जाता है कि ईसा पूर्व 326 में साहसी युवक सिकंदर ने उत्तर पश्चिमी भारत में प्रवेश किया था। यद्यपि वे भारत के किसी भी विशिष्ट भाग को ग्रीस में समाविष्ट नहीं कर सका था। उसके लगभग 1000 वर्ष पश्चात अर्थात 7वीं शताब्दी में इस्लाम के नेतृत्व में अरबों ने दक्षिण यूरोप तथा भारत के पश्चिम में स्थित सिंध पर आक्रमण किया। इसके बाद 11वीं शताब्दी के अंत में धर्मयुद्ध के नाम पर यूरोप ने बाइजेंटियम, पश्चिम एशिया तथा तुर्किस्तान की प्राचीन भूमि पर आक्रमण करके उनके अधिकांश प्रदेशों पर राज्य भी किया। यह धर्मयुद्ध पश्चिम यूरोप के उमराव पुत्रों की सरदारी में हुए, जिसमें उनके साथ रोमन ईसाई गिरजाघरों के पीछे रहकर सहयोग देने वाली शक्ति भी थी। ऐसा लगता है कि भारत के पास अपने लिए आवश्यक ऐसी तमाम समृद्धि तथा विशाल उपजाऊ जमीन होने के कारण वह इस प्रकार के विश्वव्यापी विजय की प्राप्ति के लिए तैयार नहीं था। या ऐसा भी हो सकता है कि भारत को ना तो कोई ऐसी महत्वाकांक्षा थी, ना ही इस प्रकार का कोई झुकाव या फिर किसी जिहाद के लिए आवश्यक साहसिक उत्साह उसमें नहीं था। इसके बावजूद 2000 वर्ष पूर्व अर्थात विक्रम संवत के प्रारंभ में भारत के विद्वान, पंडित, बौद्ध भिक्षु इत्यादि एशिया खंड के विभिन्न भागों में फैले एवं बसे थे। यूरोप खंड का साम्राज्य विस्तार। सन 1492 से यूरोप की खोजें एवं उसका साम्राज्य विस्तार देखने में भी एक अलग प्रकार का रहा। यद्यपि ये विजय प्राप्त करने की उसकी पद्धति प्राचीन ग्रीस या रोम के राज्यों के द्वारा अनुसरित रीति में से बहुत भिन्न नहीं थी, तो भी विजय प्राप्ति की जो पद्धति ब्रिटिशरों ने अपनाई वह 11वीं शताब्दी में सम्राट विलियम एवं उसके वंशजों द्वारा इंग्लैंड पर कब्जा जमाने के लिए उपयोग में लाई गई रीति नीति से बहुत मिलती जुलती है। 15वीं शताब्दी से लेकर यूरोप के दुनिया भर के साम्राज्य विस्तार में उपयोग में लाए गए साधनों में व्यापार एवं वाणिज्य प्रमुख थे, जबकि 11वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के मध्य में किए गए युद्धों में मध्यकालीन यूरोपीय ईसाई धार्मिकता की धार्मिक एवं लश्करी शक्ति साम्राज्य विस्तार एवं स्थायीकरण के मुख्य कारक थे। साम्राज्य विस्तार की नई पद्धति का सन 1492 से पूर्व के समय का दृष्टांत इंग्लैंड के हेनरी सप्तम के एक दस्तावेज से मिलता है, जो सन 1482 में जारी हुआ था। यह दस्तावेज जॉन केबॉट एवं उनकी संतानों को ऐसी जगहों को कब्जे में लेने एवं उन जगहों पर राजा का झंडा एवं चिन्ह स्थापित करने की अनुमति देता था, जो कोई भी गांव, शहर, किला या टापू या प्रमुख भूमि जो उनके द्वारा नहीं खोजी गई हो, जो पूर्वी, पश्चिमी या उत्तरी समुद्र में हो और जिस पर परधर्मियों या पापियों का स्वामित्व रहा हो, जो विश्व के किसी भी भाग में स्थित हो और जिसकी जानकारी आज तक किसी भी ईसाई को ना हो। राजा ने उन्हें उनके प्रत्येक समुद्री साहस के दौरान ऐसी जगहों पर आक्रमण करके उन्हें हस्तगत करने की एवं उस पर कब्जा जमाने की सत्ता दी, इस शर्त पर कि उन जगहों की आय का 5वां भाग वे राजा को दे दें। लगभग 1540 से ऐसे अनेकों अभिलेख यूरोप के राजाओं के द्वारा जारी किए गए एवं उसकी परंपरा अंशतः हमारे समय तक चली। इंग्लैंड के द्वारा अपनाई गई विजय प्राप्ति की अजीबोगरीब रीतियों का रोचक दृष्टांत उसके पड़ोसी देश आयरलैंड के साथ के उसके संबंधों से मिलता है। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में आयरलैंड के अटॉर्नी जनरल सर जॉन डेविस ने अपने लेखों द्वारा आयरलैंड के लिए अधिक प्रभावशाली राजनीति के संबंध में यह सूचित किया है
कि आयरलैंड की विजय में अवरोधक दो प्रमुख कारकों में एक युद्ध के लिए की गई ढीली कार्यवाही एवं दूसरा राजनीति में शिथिलता है। क्योंकि जमीन को बुआई के लिए तैयार करने के लिए प्रथम तो किसान को उसे अच्छी तरह से जोतना पड़ता है, और जब पूर्ण रूप से जुताई हो जाए एवं उसमें खाद एवं पानी अच्छी तरह से डाल दिया जाए, तब यदि वे उसमें अच्छे बीज ना बोए तो जमीन ऊसर बन जाती है एवं उसमें खरपतवार के सिवा कुछ पैदा नहीं होता। इसलिए असंस्कृत प्रजा को अच्छी सरकार की रचना के लिए सक्षम बनाने के लिए पहले ही उसका सामना करके उसे तोड़ना आवश्यक है। जब वह पूर्णता नियंत्रण में आ जाए, तब यदि उसे नियमन के द्वारा व्यवस्थित ना किया जाए तो वह प्रजा बहुत ही जल्दी अपनी असंस्कारिता पर उतर आती है। लगभग सन 1500 से यूरोप का विस्तार केवल पश्चिम ही नहीं, पूर्व की ओर भी हुआ। पश्चिम की ओर उसका ध्यान अमेरिका की विशाल जमीन, उसकी खनिज संपत्ति तथा वन्य संपत्ति पर था, जिसके कारण अमेरिका के समीप स्थित द्वीपों पर तथा उत्तर, मध्य एवं दक्षिण अमेरिका के पूर्वी खंड के प्रदेशों पर यूरोप वासियों की बस्तियां बढ़ने लगीं। कहा जाता है कि सन 1492 में जब यूरोप को अमेरिका खंड की जानकारी हुई, तब वहां रहने वालों की संख्या लगभग 9 से 11.2 करोड़ थी, जबकि यूरोप की जनसंख्या उस समय लगभग 6 से 7 करोड़ थी। उस समय अमेरिका के निवासी स्थानीय लोगों का जब तक लगभग सर्वनाश नहीं हुआ, तब तक अर्थात अनुमानतः 400 वर्ष तक यूरोप ने उनसे असंख्य युद्ध किए, उन्हें गुलाम बनाने तथा उन्हें खदानों में तथा नए शुरू किए गए खेती इत्यादि काम में मजदूर के रूप में उपयोग में लेने के लिए बहुत प्रयास किए, परंतु उनकी यह योजना यशस्वी नहीं हुई, क्योंकि गुलाम बनने की अपेक्षा अपने विनाश को उन्होंने अधिक श्रेष्ठ माना। इन युद्धों से भी एक अन्य भीषण बात स्थानीय अमेरिका वासियों के लिए यह थी कि यूरोप से आने वाले नवागंतुक अपने साथ रोग भी लाए, जो इन स्थानीय लोगों के लिए जानलेवा सिद्ध हुए। उदाहरणार्थ, यूरोप के देशों से उस समय शीतला, चेचक, क्षय, मलेरिया, पीत ज्वर, विषम ज्वर के विभिन्न प्रकार तथा अनेक संसर्गजन्य गुप्त रोगों ने भीषण जानहानि की। इसके साथ ही सन 1618 के आसपास उत्तर अमेरिका के न्यू इंग्लैंड में प्लेग की महामारी फैली। यूरोपियों के संसर्ग में आने से पहले अमेरिका के स्थानीय लोगों ने इस प्रकार के रोगों के जीवाणुओं का सामना नहीं किया था, इसलिए उनमें रोग प्रतिकारक शक्ति का अभाव था। परिणाम स्वरूप स्थानीय लोगों की बस्तियों का सफाया हो गया। अमेरिका के मूल स्थानीय लोगों का बड़े पैमाने पर होने वाला सफाया सन 1625 में न्यू इंग्लैंड में आने वाले अंग्रेज के लिए तो जैसे ईश्वर की लीला थी। उसने सोचा कि इस पतन के कारण यह पूरा प्रदेश अंग्रेजों को बसने के लिए एवं प्रभु की कीर्ति बढ़ाने वाले मंदिर बनवाने के लिए अधिक उत्तम हो गया है। उसी समय एक अंग्रेज ने कहा कि प्रभु ने यह प्रदेश हमारे लिए ही खोज दिया है एवं अधिकांश स्थानीय लोगों को घात की युद्धों द्वारा तथा जानलेवा बीमारियों के द्वारा मार डाला है। 50 वर्ष बाद न्यूयॉर्क के एक वर्णन में कहा गया, सामान्य रूप से ऐसा देखा गया है कि जहां अंग्रेज स्थायी होना चाहते हैं, वहां दैवी हाथ उनके लिए रास्ता बना देता है। या तो वे भारतीयों को आंतरिक युद्धों के द्वारा या जानलेवा बीमारियों के द्वारा नष्ट कर देता है। और लेखक ने जोड़ा, यह सचमुच प्रशंसनीय है कि जब से अंग्रेजों ने वहां निवास करना प्रारंभ किया, तब से ही वहां के निवासियों का आश्चर्यजनक रूप से ईश्वर के हाथों नाश हुआ एवं उनकी संख्या कम होती गई। क्योंकि हमारे समय में जहां 6 नगर थे, उनकी जनसंख्या घटकर अब 2 छोटे छोटे गांवों में सिमटकर रह गई है। 18वीं शताब्दी के मध्य में या कदाचित उसमें भी पूर्व यूरोप से जाने वाले नव आगंतुकों ने अपना शीतला, प्लेग जैसा जानलेवा रोग उस समय के अमेरिका के स्थानीय लोगों में जानबूझकर फैलाया। ब्रिटेन के सेनापति द्वारा सन 1763 में जानबूझकर शीतला का रोग उत्तर अमेरिका में डाला गया। वे कैदियों को बदमाश मानते थे एवं उनकी इच्छा ऐसी थी कि कोई भी बदमाश जीवित नहीं रहना चाहिए। उसे ऐसा समाचार भी मिला था कि फोर्ट पिट में शीतला का रोग फैल गया है। तब उसे लगा कि यह रोग उसके लिए लाभदायी सिद्ध हो सकता है। यह जानकर ब्रिटेन के सैन्य के एक अन्य अधिकारी ने ऐसा भी कहा, मैं इस रोग के जीवाणुओं को कैदियों के कंबलों में फैला दूंगा, जिससे यह रोग उन्हें मार डाले। साथ ही साथ मैं ये भी सावधानी भी रखूंगा कि मुझे इस रोग का संक्रमण ना लगे। इस प्रकार 20वीं शताब्दी के दुश्मन देशों में रहने वाले मनुष्य, प्राणी तथा वनस्पति जगत में जानलेवा बीमारी फैलाने की प्रथा के मूल पुरानी यूरोपीय संस्कृति में रहे होंगे, ऐसा लगता है। यूरोपियों ने जब अमेरिका की खोज करने के बाद वहां बसना प्रारंभ किया, तब उन्हें मजदूरों की बहुत आवश्यकता पड़ने लगी। अमेरिका के थोड़े बहुत निवासी बचे थे, उनसे मजदूरी का काम नहीं करवाया जा सकता था। यूरोपीय स्वयं तो खदान में काम करने, जंगल काटने या खेती बाड़ी का काम करने जैसे परिश्रमी काम करने के लिए सक्षम नहीं थे।
इसलिए उन्होंने पश्चिम तथा मध्य अफ्रीका के काले युवकों और प्रौढ़ों को पकड़ना शुरू किया। जो इस पकड़ने के हिंसक दौर से बचे, उन्हें जोर जबरदस्ती से गुलाम बनाया गया। इन गुलामों को जहाजों द्वारा अमेरिका भेजा गया। सन 1500 से 1870 के दौरान अमेरिका या अटलांटिक महासागर के द्वीपों पर वास्तविक पहुंचे हुए ऐसे गुलामों की संख्या उस समय की समुद्री यात्रा से संबंधित टिप्पणियों के अनुसार 1 करोड़ जितनी है। यदि हम विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे कि गुलामों को पकड़ना, अंदरूनी क्षेत्रों से अफ्रीका के समुद्र तट पर लाना, जहाजों पर चढ़ाना और लंबी समुद्री यात्रा करवाना इत्यादि के दौरान मरने वाले लोगों की गिनती का एक सामान्य अनुमान लगाएं तो गुलामी की इस प्रक्रिया से प्रभावित काली अफ्रीकन प्रजा की संख्या लगभग 5 करोड़ तक पहुंचेगी। कदाचित यह संख्या 10 करोड़ जितनी भी होगी। यद्यपि इस अनुमान में अफ्रीका के प्रभावित क्षेत्रों की सामाजिक व्यवस्था में पैदा हुए विघटन या उनके समाज में हुई पुरुषों की संख्या की बहुत बड़ी मात्रा में कमी को या यूरोपियों की घूसखोरी से प्रसूत नए रोगों को तो गिनती में लाया ही नहीं गया है। सन 1770 में ऐसे गुलामों की प्रतिशत में संख्या उस काल के ब्रिटिश तथा फ्रांसीसी कैरेबियन में 91% थी। वे उत्तर अमेरिका में 22% एवं दक्षिणी यूनाइटेड स्टेट्स में 40% थी। सन 1790 में उस समय के यूएसए में गुलामों की संख्या कुल प्रजा के 19.3% थी, जबकि यूरोपियों की संख्या 80% थी। सन 1900 तक यूएसए में अफ्रीकनों का अनुपात कम होकर 11.8% जितना था। अमेरिका के मूल स्थानीय लोगों को 1790 और 1900 में गणना में नहीं लिया गया था। इसके अतिरिक्त यूरोप के स्त्री पुरुष, जिन्हें सन 1900 तक ब्रिटेन में निचले वर्ग का माना जाता था, उन्हें भी कुछ वर्षों तक के करार पर जबरदस्ती नौकरी पर रखा गया एवं बाद में अमेरिका भेज दिया गया। यूरोपियों के हमवतनी होने से उनकी स्थिति कम त्रासदी युक्त तथा कुछ अच्छे भविष्य की वचनबद्धता से युक्त थी। निश्चित समय सीमा पूर्ण होने पर उन्हें मुक्त करके कुछ भूमि देकर स्वतंत्रता पूर्वक काम करने की अनुमति दे दी जाती थी। सन 1655 से सन 1678 के दौरान ब्रिस्टल के इंग्लैंड के बंदरगाह से उत्तर अमेरिका में लाए जाने वाले ऐसे नौकरी पेशा लोगों की वार्षिक संख्या अनुमानतः 400 थी। सन 1674 में लंदन से लाए जाने वाले मजदूरों की संख्या 1684 में लंदन से लाए जाने वाले मजदूरों की संख्या 774 थी एवं सन 1745 से 1775 के दौरान जो नौकरी पेशा लोग ब्रिटेन से उत्तर अमेरिका के एनोपोलिस शहर में पहुंचे, उनकी संख्या 19,920 थी। उनमें 1360 ऐसे लोगों का समावेश था 9,360 ऐसे लोगों का समावेश था जिन्हें अपराधी होने का ठप्पा लगाया गया था। 19वीं शताब्दी में भारत से ऐसे नौकरी पेशा लोगों को ब्रिटेन के आधिपत्य में स्थित दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण अफ्रीका एवं अटलांटिक महासागर के टापुओं पर बड़े पैमाने पर भेजा गया। वह इस यूरोपीय प्रथा की केवल नकल ही थी। यूरोप में ऐसे गुलामों की संस्थाएं प्राचीन काल से ही अस्तित्व में थीं। प्राचीन ग्रीस के तथा ईसा पूर्व के रोम के राज्य में गुलामी की प्रथा बड़े पैमाने पर अमल में थी। ईसा पूर्व 432 या उससे भी पूर्व के एथेंस में अर्थात लगभग सोक्रेटिस के समय में गुलामों की संख्या 1,15,000 थी, जबकि उस समय उसकी समग्र संख्या 3,17,000 थी। इसके अतिरिक्त वहाँ 38,000 मेटिक एक गुलाम जाति एवं उनके परिवार भी थे। ऐसा अनुमान है कि स्पार्टा में गुलामों का अनुपात बहुत अधिक था। सन 371 ईसा पूर्व में स्पार्टा में अर्थात प्लेटो के युग में गुलाम की संख्या 1,40,000 से 2 लाख तक की थी एवं पेरियोके गुलाम के सामान की संख्या 40,000 से 60,000 थी, जबकि वहाँ कुल जनसंख्या 1,90,000 से 2,70,000 थी। इसमें स्पार्टा के संपूर्ण नागरिक अधिकार युक्त लोगों की संख्या तो केवल 2,500 से 3,000 थी एवं सीमित अधिकार वाले स्पार्टा के लोगों की संख्या 1,500 से 2,000 थी। एशिया में यूरोप का बढ़ता हुआ वर्चस्व। यूरोप ने अमेरिका में अपने आधिपत्य का विस्तार किया एवं अफ्रीका में भी घूसखोरी शुरू की। इसके साथ ही उसने पूर्व की ओर स्थित एशिया में भी अपना विस्तार शुरू किया। भारत पहुंचने का समुद्री मार्ग खोजा गया। उसके 10-12 वर्षों में ही यूरोप ने गोवा तथा उसके आसपास के प्रदेशों पर अपना कब्जा जमा लिया। 16वीं शताब्दी के मध्य में विशाल विजयनगर के राज्यकर्मियों ने शस्त्रों के लिए पुर्तगालियों का आधार लिया, तो 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में मुगल सम्राट जहांगीर एक और पश्चिम भारत एवं पर्शिया की खाड़ी तो दूसरी ओर अरेबिया के समुद्री मार्ग में अवरोध रूप से बने हुए समुद्री डाकुओं को दूर करने के लिए अंग्रेजों की सहायता ले रहा था। इससे भारत पर यूरोप का उस समय कैसा प्रभाव था,
इसका अनुमान लगाया जा सकता है। सन 1550 तक तो श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड एवं इंडोनेशिया के टापू तथा उसके आसपास के प्रदेशों में यूरोप की उपस्थिति दिखने लगी थी। ऐसा लगता है कि 17वीं शताब्दी में तो यूरोप ने अफ्रीका के दक्षिण तथा पूर्व समुद्री किनारों के प्रदेशों पर अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया था। यह सब भिन्न भिन्न ईस्ट इंडिया कंपनियों के माध्यम से किया गया था। यूरोप के भिन्न भिन्न राज्यों के द्वारा प्रेरणा दी गई या उन प्रदेशों में कंपनी चलाने के लिए लिखित परवाने दिए गए। साथ ही इन कंपनियों को यूरोप की स्थल सेना तथा नौसेना द्वारा संरक्षण दिया गया। उस काल के एक लेखक के मत अनुसार सन 1687 में भी बहुत पहले से ही सियाम, थाईलैंड सरकार की दीवानी तथा लश्करी शाखाओं में अंग्रेजों ने विश्वास संपादित किया था। एक अंग्रेज मिर्जू तथा ताना करीम में शोबंदर या आयात विभाग का ऊपरी अधिकारी था, तो दूसरा अंग्रेज राजा के नौकादल के सेनापति के समान ऊंची पदवी पर था। 17वीं शताब्दी में जब डच एवं पुर्तगालियों की प्रमुख सत्ता दक्षिण पूर्वी एशिया पर थी, तब उन्होंने अपने वर्चस्व युक्त क्षेत्रों में ऐसे अनगिनत पद प्राप्त किए थे। अफ्रीका का यूरोप के राष्ट्रों के बीच बड़े पैमाने पर किया गया विभाजन तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ, परंतु यूरोप की अफ्रीका में घूसखोरी एवं उसके वर्चस्व का बीज तो 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही पड़ गया था। भारत दक्षिण पूर्व तथा दक्षिण एशिया पहुंचने का मार्ग खुल जाने के तुरंत बाद ही अफ्रीका के पश्चिम, दक्षिण एवं पूर्वी समुद्री किनारों पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर उनकी छावनी स्थापित की गई। लगभग 1450 से अस्तित्व में रही अफ्रीकनों को गुलाम बनाकर पहले भूमध्य सागर के टापुओं पर एवं वहां से अमेरिका ले जाने की प्रथा के कारण यूरोप की घूसखोरी अफ्रीका के हाट तक पहुंच गई। इसके बाद यूरोपीय वसाहतों के अनुकूल स्थान सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में खोजे गए। सन 1700 तक बहुत स्थानों पर ऐसी बस्तियां बन गईं, जिसके कारण वहां यूरोपियों का पूर्ण वर्चस्व स्थापित हुआ। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ऑस्ट्रेलिया तथा उसके आसपास के टापुओं में भी उन्होंने प्रवेश किया और जो स्थिति अमेरिका की हुई, उसी का पुनर्वातन वहां भी हुआ। लगभग सन 1700 तक तो भारत के प्रमुख क्षेत्रों में यूरोप द्वारा कोई बड़ा हस्तक्षेप नहीं किया गया था। कदाचित भारत बहुत विशाल एवं विविधतापूर्ण देश था एवं चीन तो उससे भी अधिक, इसलिए प्रयास कदाचित यही हुए होंगे कि पहले भारत को बाहर की तरफ से घेरा जाए, उसके अन्य प्रदेशों के साथ संपर्क काट दिए जाएं एवं मौका मिलने पर उस पर सीधा आक्रमण किया जाए। ऐसी हलचल भले 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही हुई हो, परंतु प्रमुख आक्रामक क्रियाकलाप तो सन 1750 के आसपास ही शुरू हुए। प्रारंभ में मद्रास एवं उसके 10 वर्ष बाद बंगाल में इसका प्रारंभ हुआ। इसके बाद इस विजय प्राप्ति का सिलसिला एक शतक तक अर्थात 1850 तक अविरत चलता रहा। चीन भारत की अपेक्षा अधिक विशाल एवं दुर्गम होने के कारण यूरोप का चीन में हस्तक्षेप 1800 के बाद ही शुरू हुआ। 1850 तक तो यूरोप ने समग्र विश्व पर अपना प्रभुत्व प्राप्त कर लिया। भारतीय समाज एवं राज्य व्यवस्था में प्रवेश। अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों का लगभग संपूर्ण विनाश, पश्चिम एवं मध्य अफ्रीका के राजनैतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन में भयंकर दखल, जहां युवकों तथा वयस्क पुरुषों को व्यापार की वस्तु के रूप में गिना जाता था, उन सब की तुलना में यूरोप का एशिया के प्रति व्यवहार बहुत ही सुसंस्कृत कहा जा सकता है। सन 1498 से पूर्व के एशिया के मूल निवासियों के उत्तराधिकारी यूरोप ने वहां पहुंचने का मार्ग खोजा, उसके 500 वर्ष बाद भी उसी भूमि पर निवास करते हैं। एशिया के प्रदेशों पर यूरोप का प्रभाव निरंतर दिखाई देता रहा। वहां के लोग यूरोपियों के हमलों के सामने टिक तो पाए, परंतु मानसिक तथा सामाजिक स्तर पर वे टूट गए। भारत का एक प्रमुख लक्षण है जाति व्यवस्था। यह व्यवस्था भौगोलिक रूप से स्थान से संबंधित है एवं सामाजिक रूप से समूह अथवा समुदाय केंद्रित है। इसकी तुलना में यूरोप की रचना व्यक्ति केंद्रित है। सन 1947 में ऐसी बस्तियों की संख्या लगभग 7 लाख थी। यह संख्या 1000 या 2000 वर्ष पूर्व भी कदाचित बहुत भिन्न नहीं होगी। भिन्न भिन्न बस्तियों में विभाजित एवं भारत के भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न नामों से पहचानी जाने वाली ऐसी मूल जातियों की संख्या कदाचित 100 से अधिक नहीं है। ऐसी जातियों के भिन्न भिन्न उपजातियों एवं बस्तियों के संबंध एवं परस्परावलंबन से भी भारत की समाज रचना बनी है। यह केवल हिंदुओं की ही, जो कि भारत के 75% लोग हैं, बात नहीं है। जो इस्लाम या ईसाई पंथ में क्रमशः गत 800 से 200 वर्षों में धर्मांतरित हुए हैं, वे भी लगभग इसी प्रकार के समाज रचना में संगठित हुए हैं। जाति विषयक इतनी जानकारी से स्पष्ट है कि भारत अपने प्रत्येक प्रांत या बस्ती में रहने वाले समूह की सहमति के आधार पर स्थापित समाज है। भारत की राज्य व्यवस्था
जो गत 2000 वर्षों से भी अधिक वर्षों से रचित है, वह इन बस्तियों तथा प्रांतों में बसने वाले समूहों के आपसी संबंध तथा उसमें उद्भूत सहमति भी भारतीय धर्म की संकल्पना के मुख्य तत्व हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि वहां बस्तियों या प्रांतों के बीच या धर्म के विभिन्न अर्धघटनों को लेकर कोई मतभेद नहीं था, परंतु भारतीय मानस जीवन के प्रति इस प्रकार के सर्वसामान्य एवं मूलभूत दृष्टिकोण के द्वारा रचित है, जो स्थानीय तनाव तथा आपसी मतभेदों पर स्वाभाविक रूप से ही नियंत्रण कर सकता है। इससे लगता है कि भारतीय समाज एक मंद गति से बहता हुआ अचल प्रवाह है, जो घटनाओं रूपी अवरोधों से अपनी दिशा नहीं बदलता है। आपसी सहमति, समानता एवं संतुलन भारत के लिए नवीन भविष्य के अतिशय मोहक प्रतिबिंब से भी अधिक महत्वपूर्ण रहे हैं। ऐसा नहीं है कोई बदलाव या परिवर्तन ही नहीं है, परंतु वे भारतीय समाज में तभी आवकार्य रहे जब उन्होंने उनकी आपसी सहमति या संतुलन को बनाए रखा। इसलिए भारतीय राजकर्ता की भूमिका केवल एक मार्गदर्शक की या फिर प्लेटो द्वारा दर्शाए गए आदर्श पुरुष की या तो एक नियामक की है, जो एक प्रबंधकर्ता के रूप में रहकर स्थानीय या प्रांतीय लोगों के रीति रिवाज एवं पसंद नापसंद के अनुसार कार्य करे। यह एक ऐसी सांस्कृतिक राज्य व्यवस्था है जो अपने विविध भागों के बीच समान मूलभूत विचार तथा लक्ष्य से युक्त है, फिर भी उनके बीच का जोड़ सूत के तंतु के समान नरम एवं मजबूत है। चक्रवर्ती का विचार भारत के एक होकर मिलजुल कर रहने का स्वभाव तथा उसके अभिजात समाज का प्रतीक है, ऐसा भासित होता है। चक्रवर्ती के प्रतीक ने कदाचित यह एक चक्रीय राज्य व्यवस्था को शक्ति एवं अजयता प्रदान की है। यह राज्य व्यवस्था भारत में पुरातन काल से चली आ रही है। यूरोपियों की कल्पना ऐसी है कि भारतवासी मूल भारत के नहीं हैं। उनके मतानुसार कदाचित भारत में भी अमेरिका के समान आक्रमण हुए होंगे, परंतु ऐसा कहना अधिक सही होगा कि प्राचीन भारतवर्ष का एक भाग भारत एक ऐसा देश है जिस पर कदाचित कम से कम आक्रमण हुए होंगे, जबकि ऐसा भी नहीं है कि यहाँ के सभी भारतवासी एक ही स्रोत से आए हों। कुछ एक परदेशियों ने समयांतर में भारत में प्रवेश भी किया था, जिनमें सबसे बाद के विदेशी भारत के पश्चिम में स्थित सीमावर्ती प्रदेश से आए थे। फिर भी लगभग 12वीं शताब्दी के अंत तक तो भारत का शासन प्रशासन अपने ही राज्यकर्ताओं तथा अपने ही राज्य व्यवस्था के द्वारा चला। 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के दौरान मुगलों द्वारा किए गए आक्रमण या उनका वर्चस्व भारत पर होने के बावजूद भी वे भारत की सामाजिक अर्थव्यवस्था को हानि नहीं पहुंचा पाए थे, परंतु जो जो समय बीतता गया त्यों त्यों मुगलों का हस्तक्षेप भारतीय समाज पर बढ़ता गया। कुछ हद तक समाज दुर्बल व भीरू बनता गया, जिसके कारण वे अपनी आंतरिक शक्ति के विषय में संशयग्रस्त बनता गया। यद्यपि इस दुर्बलता या अनिश्चितता के मनोभाव का मूल कदाचित भारत की प्राचीन पद्धति में भी हो। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक भारत की शूरवीरता कुछ हद तक टिकी रही। ब्रिटेन के आधिपत्य के प्रारंभ के उसके राज्य प्रबंधन के विषय में भारतवासियों द्वारा अवश्य विरोध किया गया, क्योंकि उनका व्यवहार भारतीय नियमों के अनुसार अन्यायपूर्ण था। इस विरोध के द्वारा उन्हें समझाया गया कि वो जो कर रहे हैं उस अन्यायपूर्ण व्यवहार को बदलकर भारतीय नियमों के अनुसार चलें। इसके लिए महात्मा गांधी द्वारा सूचित सत्याग्रह के विशिष्ट प्रयोग जैसे असहयोग, बहिष्कार या सविनय कानून भंग इत्यादि भी शुरू हुए। किसानों, मजदूरों, नगरवासियों द्वारा ऐसे अनेक प्रकार के विरोध का प्रदर्शन किया गया। एक विशिष्ट उदाहरण के रूप में सन 1810 से 11 में प्राचीन वाराणसी तथा वर्तमान उत्तर प्रदेश तथा बिहार के कुछ नगरों के आवासों पर ब्रिटिश राज द्वारा कर लगाया गया। उस समय का वृत्तांत दर्शाता है कि उस कर के विरोध में किसानों एवं मजदूरों, विशेषकर सुनार, लोहार जैसे धातु से संबंधित कारीगरों एवं कुछ तंत्रज्ञों ने भी भाग लिया था, जिसमें लगभग 20,000 लोगों ने कई दिनों तक वाराणसी में धरना दिया था और कहा जाता है कि पड़ोस के शहरों से लगभग 2 लाख लोग वहां एकत्र हुए थे। मरघट के डोम ने भी अपना काम बंद कर दिया था एवं मृतदेहों को बिना अंतिम संस्कार किए ही गंगा में प्रवाहित कर दिया गया था। भारत के लगभग सभी प्रांतों में ऐसे अनेकों विरोध ब्रिटिश राज्य के प्रारंभ में किए गए। सन 1843 में सूरत शहर में ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक पर कर लगाया गया, तब वहां भी उसका अप्रत्याशित विरोध किया गया था। ब्रिटिश एवं यूरोपियों के मत अनुसार 17वीं एवं 18वीं शताब्दी में भारत की आंतरिक स्थिति कुछ ऐसी थी। उस समय प्रजा राज्यकर्ता के दबाव में नहीं थी, उल्टे राज्यकर्ता प्रजा के दबाव में रहता था। राज्यकर्ता के अन्यायपूर्ण व्यवहार करने पर उस समय के नियम के अनुसार उसे बदल दिया जाता था। यही कानून राजा एवं प्रजा के संबंधों में आंतरिक सभ्यता बनाए रखने में सहायक था। प्रथा ऐसी थी कि जब कोई मुलाकाती आए तो अतिथि तथा यजमान दोनों एक दूसरे को भेंट देते थे।
उसमें मेहमान द्वारा लाई गई भेंट सामान्य रूप से कम महंगी व छोटी होती थी, परंतु यजमान द्वारा उसे कीमती भेंट सौगातें दी जाती थीं। ऐसी ही सभ्यता न्यायालयों में भी कायम थी। वहां आने वाला प्रत्येक व्यक्ति ज्यादा समय 5 सुपारी की अपेक्षा करता था, जो उसे अवश्य दिया जाता था। आज भारत में जो विद्यमान एवं दृश्यमान है, वैसे 16वीं शताब्दी में बनवाए गए भव्य मंदिर, 10वीं शताब्दी के प्रारंभ में मद्रास के पास उत्तम मैसूर में स्थित भारत की राज्य व्यवस्था से संबंधित असंख्य शिलालेख, वहां के छोटे बड़े फव्वारों की कला कारीगरी, दिल्ली के अशोक स्तंभ से जैसे अनेकानेक लोह स्तंभ, ये सब भारतीय संस्कृति के भौतिक चिन्ह हैं। यद्यपि भारत के या पश्चिम के साहित्य में इसका बहुत उल्लेख नहीं है, तो भी सन 1800 तक भारत की अधिकांश बस्तियों में तथा कई प्रांतों में ऐसे सांस्कृतिक चिन्हों के निर्माण का काम हो रहा था। संभव है कि इस संस्कृति की जो भव्यता 12वीं शताब्दी में चरम उत्कर्ष पर थी, उसकी सुंदरता एवं व्यापकता धीरे धीरे कम होने लगी थी। लगभग सन 1800 तक भले ही ये कलाकृतियां अपनी भव्यता खो चुकी थी, फिर भी व्यापकता यथावत थी। भारत का इतिहास दर्शाता है कि उसका विकेंद्रीकरण अभी जिसे जिला कहते हैं, जैसे 400 छोटे प्रांतों में एवं भाषा तथा संस्कृति के आधार पर 15 से 20 प्रांतों में बहुत पहले से ही हुआ था। भारत के कई प्रांत तथा जिलों में सूत, रेशम तथा ऊन काटने, रंगने, उसका कपड़ा बुनने एवं उसे छापने का काम बहुत बड़े पैमाने पर चलता रहा। लगभग सभी अर्थात 400 जिलों में कपड़ा तैयार किया जाता था। सन 1810 के आसपास दक्षिण भारत के सभी जिलों में 10,000 से 20,000 के लगभग हथकरघे थे। एक सामान्य अनुमान के अनुसार उस समय भारत में लोहे तथा फौलाद के उत्पादन के लिए 10,000 के लगभग भट्टियां थीं। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ के दशकों में भारत में उत्पादित फौलाद बहुत उच्च गुणवत्ता युक्त माना जाता था। ब्रिटिश लोग शल्य क्रिया के साधन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में उसी फौलाद का उपयोग करते थे। यह फौलाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जा सके ऐसी भट्टियों में बना हुआ था कि जिनकी क्षमता एक वर्ष में 40 सप्ताह काम करके 20 टन जितने उत्तम कक्षा के लोहे का उत्पादन करने की थी। उस समय सोना, चांदी, पीतल एवं कांसे का काम करने वाले कई कारीगर थे। साथ ही अन्य धातुओं काम करने वाले कारीगर भी थे। ऐसे लोग भी थे जो कच्ची धातु की खानों में काम करते थे और विभिन्न धातु का उत्पादन करते थे। कुछ लोग पत्थरों की खान में काम करते थे। उस समय शिल्पियों, चित्रकार, मकान बनाने वाले कारीगर भी थे। साथ ही चीनी, नमक, तेल तथा अन्य वस्तु का उत्पादन करने वाले लगभग 1% लोग भी थे। सन 1800 से एवं उसके आसपास हस्तकला तथा अन्य उद्योगों के 15 से 25% भारतीय विभिन्न प्रांतों में कम अधिक मात्रा में थे। इसके अतिरिक्त कुछ समय सूत काटने का काम भी चलता था। चरखे पर 25 घंटे काटकर जितना सूत बनता था, उससे कपड़ा बुनने के लिए 8 घंटे लगते थे। बुनाई में लगभग संपूर्ण बस्ती के 5% लोग लगे हुए थे। इससे लगता है कि भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में चरखा चलाने का काम वर्ष भर चलता होगा। मनुष्य तथा पशुधन के स्वास्थ्य के संबंध में भारत के पास औषधियां तथा शल्य क्रिया की सुप्रस्थापित प्राचीन पद्धति थी। सन 1800 के आसपास के समय में मोतियाबिंदु तथा प्लास्टिक सर्जरी का काम भारत के भिन्न प्रांतों में होता ही था। ब्रिटेन में एक शोधक ने कहा है कि लगभग 1790 के बाद भारतीय प्लास्टिक सर्जरी के अध्ययन के आधार पर ब्रिटेन में वर्तमान आधुनिक प्लास्टिक सर्जरी की पद्धति का विकास किया गया। चेचक निवारक टीकाकरण की व्यापक भारतीय पद्धति का ब्रिटिश मुलाकातियों ने या 18वीं शताब्दी के मध्य में भारत में रहने वाले ब्रिटिश लोगों ने उपयोग किया एवं ब्रिटेन के चिकित्सा कर्मियों के लिए उपयोगी बनाने के उद्देश्य से उसका विस्तार से वर्णन किया गया। विशेष बात यह है कि ब्रिटिश मुलाकातियों या विशेषज्ञों द्वारा जिस किसी भी भारतीय पद्धति का विवरण किया गया है, वे सब उस समय की ब्रिटिश पद्धतियों में सुधार करने हेतु था। अमुक पद्धतियां कितनी लाभकारी हैं, यह सूचित करने हेतु उसका विवरण किया गया। लगभग 1770 के आसपास बंगाल के ब्रिटिश कमांडर इन चीफ की ओर से ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी को विस्तार से दी गई जानकारी एक पत्र के रूप में थी। उसमें प्रमुख रूप से इलाहाबाद के गर्म जलवायु को ध्यान में रखकर कृत्रिम बर्फ के उत्पादन की प्रक्रिया बताई गई थी। ऐसे उदाहरण तो अनेक हैं। उदाहरण के तौर पर बोर्ड ऑफ एग्रीकल्चर लंदन को ब्रिटेन में 1795 प्रारंभ हुई बीज तथा बीजांकुरण विषयक प्रयोगों के लिए उपयोगी दक्षिण भारत में होने वाली कुछ एक बीज प्रयोगों का विवरण भेजा गया था। भारतीय चूना एवं कपड़े के रंगों के घटक तथा उसकी समग्र पद्धति तथा लोहे के उत्पादन की पद्धति का निरूपण ब्रिटेन में अपनाई जाने वाली तत्कालीन पद्धति में सुधार लाने हेतु भेजा गया था। जब ब्रिटेन में लगभग
सन 1800 के आसपास साधारण बच्चों की शिक्षा हेतु प्रयास किए गए, तब भारत में 17वीं एवं 18वीं शताब्दी के दौरान प्रचलित प्रमुख छात्र पद्धति मॉनिटर सिस्टम की ओर कुछ यूरोपियों का ध्यान गया। ब्रिटेन को प्रारंभ में इसी पद्धति पर निर्भर रहना पड़ा था। हिंदुस्तानी बस्ती का अधिकांश भाग खेती एवं पशुपालन पर निर्भर था, जबकि अधिकांश प्रदेशों में आधे से अधिक जनसंख्या खेती के व्यवसाय में ही थी। पूर्व में उल्लेख हुआ है, उसके अनुसार खेती के उपकरण आधुनिक युक्ति पूर्वक तैयार करके उपयोग में लाए जाते थे। खेती की पद्धतियों में बहुत वैविध्य दिखाई देता था, जैसे कि बीज का चयन, उसकी देखभाल, विविध उर्वरक, बुआई तथा सिंचन इत्यादि पद्धतियों की विभिन्न विकसित एवं युक्तिपूर्ण पद्धतियां अपनाकर भारत का किसान प्रचुर मात्रा में फसल प्राप्त करता था। 1803 के ब्रिटिश अहवाल के अनुसार इलाहाबाद वाराणसी क्षेत्र की खेती की उपज एवं ब्रिटेन की खेती की उपज की तुलना करने पर ब्रिटेन में गेहूं की पैदावार से यहां 3 गुना अधिक पैदावार दर्ज की गई थी। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 1770 के लगभग की धान की प्रति हेक्टर औसत पैदावार 3 से 4 टन थी, जबकि जिले की उत्तम प्रकार की जमीन में यह पैदावार 6 टन जितनी थी। उल्लेखनीय है कि विश्व में आज भी धान का सर्वश्रेष्ठ उत्पादन प्रति हेक्टेयर 6 टन ही दर्ज किया गया है। सन 1800 के आसपास देखी जाने वाली खर्च एवं उपभोग प्रणाली से भी कुछ तुलना एवं संतुलन बिठाया जा सकता है। इसके लिए 1806 में दर्ज की गई बेलारी एवं कुडाप्पा जिले की विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। पूरा जनसमाज 3 भागों में बटा है: उच्च वर्ग, मध्यम कक्षा के निर्वाहक साधनों से परिपूर्ण मध्यम वर्ग, निकृष्ट साधनों से निर्वाह करने वाले निम्न वर्ग। बेलारी जिले में उच्च वर्ग में समाविष्ट लोगों की संख्या 2,59,568 थी। मध्यम वर्ग की 3,72,877 एवं निम्न वर्ग की संख्या 2,18,684 थी। इन वर्गों का प्रति परिवार वार्षिक औसत उपभोक्ता खर्च 69-37-30 के अनुपात में था। सभी परिवारों में अनाज का उपभोग समान था, परंतु अनाज की गुणवत्ता एवं भिन्नता के कारण उपभोक्ता खर्च का अनुपात भिन्न दिखाई देता है। उपभोग की सामग्री की सूची में 23 वस्तुओं के नाम थे, जिसमें घी एवं खाद्य तेल का अनुपात लगभग 3:1 था, जबकि दाल तथा अनाज 8:3 के अनुपात में खर्च होता था। 18वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय समाज की राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति को सन 1767 से 1774 के दौरान तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले के ब्यौरेवार सर्वेक्षण के द्वारा समझा जा सकता है, जबकि यह ब्रिटिशरों के द्वारा बहुत विस्तार से किया गया प्रथम सर्वेक्षण था। उस समय में हिंदुस्तान की तत्कालीन सामाजिक स्थिति, उत्पादन प्रणालियों एवं औद्योगिक ढांचे के आंतर संबंधों से लगभग अनजान थे। इसलिए संभव है कि यह सर्वेक्षण एक अनुमानित स्थिति हो, जिसमें प्रवर्तमान बहुत सी वास्तविकताओं एवं तत्कालीन स्थिति ध्यान में न आई हो। इसका सटीक उदाहरण नमक पकाने वाले लोगों की संख्या का ही है, जो केवल 39 जितना ही बताया गया है, जबकि वास्तव में केवल चेंगलपट्टू जिले का ही 100 किलोमीटर लंबा समुद्र किनारा है, जिसके आसपास लगभग 2000 हेक्टेयर में नमक पकाने के अगर स्थित हैं। ऐसा भी हो सकता है कि सर्वेक्षण में केवल नमक पकाने में व्यस्त एवं देखभाल रखने वालों की ही गणना की गई हो, समग्र उत्पादन प्रक्रिया के साथ संबंधित लोगों की गणना ना की गई हो। निम्नलिखित सारणी में जो निरूपण दिया गया है, उससे चेंगलपट्टू क्षेत्र के संपूर्ण समाज की तत्कालीन अर्थात 1770 के आसपास की स्थिति को समझने में सहायता मिलने की संभावना है। यह चित्र तत्कालीन भारतीय समाज की 18वीं शताब्दी के अंत भाग की स्थिति को भी दर्शाता है। इसमें विभिन्न प्रकार की भूमि और आंकड़े दिए गए हैं। तो 1880 में बस्तियों में वितरित भूमि उस समय कणी में मापा जाता था। एक कणी लगभग आधे हेक्टेयर से अधिक की भूमि के बराबर होती थी। खेती के योग्य भूमि का अधिकांश भाग बंगाल में चाकरण एवं बाजी जमीन मान्यम के रूप में जाना जाता था। जिस भूमि से कर से प्राप्त धन राज्य की प्रशासनिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संस्थाओं एवं लोगों के उपयोग में लिया जाता था, उसे मान्यम कहते थे। इस प्रकार 1770 में चेंगलपट्टू जिले की सिंचाई युक्त 44,057 कणी एवं बिना सिंचाई की 22,684 कणी भूमि मान्यम थी। उत्तर एवं दक्षिण का अधिकांश क्षेत्र 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक तो मान्यम ही था। ऐसी मान्यम भूमि धारक लोगों एवं
संस्थाओं की संख्या सहस्त्रों में थी। केवल बंगाल के एक जिले में सन 1770 के आसपास ऐसे 70,000 व्यक्ति मान्यम के अधिकार से युक्त थे। दूसरी सारणी में मवेशियों की संख्या दी गई है जो 5,000 से लेकर के लगभग 85,000 के बीच है, जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और बैल। तीसरा व्यवसाय दिया है कि 1544 में कुल परिवार थे 62,529 और इसमें खेती, पशुपालन, चर्मकार, पल्ली, पेरिया, रेड्डी, कमावार, गोपाल, शनार, हुन्नर, बुनकर, कपास, धुनिया, बढ़ई, लोहार, शिल्पी, मेहरा, सुनार, तेली, कुम्हार, लकड़हारा, आगरी, मछुआरा, मोची, खानिए, व्यापार एवं सराफी, चेट्टी, अन्य व्यापारी, सर्राफ, नाई, धोबी, चिकित्सक, विद्वान, पुरोहित, सांस्कृतिक गतिविधि। और इसके बाद सांस्कृतिक गतिविधि में जैसे ब्राह्मण, पंडाराम, देवदासी, चर्मकला, वोचुंस, संगीतकार, कुडाटी और प्रशासनिक सेवा और रक्षक दल के लोगों की संख्या दी हुई है। मान्यम भूमि के कर उत्तर भारत में चाकरण या बाजी जमीन के रूप में की आय के अतिरिक्त विभिन्न संस्था या व्यक्ति अथवा एक ही संस्था या व्यक्ति एवं अन्य कई खेती की समग्र उपज एवं बिन खेती व्यवसाय अर्थात व्यापार, आर्थिक प्रवृत्ति तथा उद्योग धंधों से होने वाली आय का अंश प्राप्त करते थे। ऐसा भी देखने को मिलता है कि खेती की उपज का 1/4 हिस्सा स्थानीय मंदिरों या मस्जिदों जैसे देवस्थानों को दिया जाता था। यह हिस्सा सबसे पहले निकाला जाता था। चेंगलपट्टू जनपद में खेती की उपज का 27% हिस्सा इसके लिए अलग रखा जाता था। 1458 बस्तियों के लिए किए गए सर्वे के अनुसार उत्पादन वितरण की स्थिति कलाम के रूप में निम्नलिखित विवरण के रूप में जानी जा सकती है। एक कलाम लगभग 125 किलोग्राम के बराबर है। इसमें विभिन्न प्रकार की जो खेती की उपज है वो दी हुई है और उसमें किन किन को कितना कितना दिया जाता था। जैसे खेती की उपज थी 14 लाख और 79,684 कलाम, 646 कलाम। और इसमें देवदासी, खेत मजदूर, सिंचाई के लिए कारीगर, कुम्हार, नाई, धोबी, तोलाट, सर्राफ, कनक पिल्लई, पनी सेवान, तोटी, स्थानीय लोग, इन सभी लोगों को जो दिया जाता था वो डिटेल में दे रखा है। आगे है बिंदु संख्या 11। भारतवासियों की प्रतिष्ठा का जो उत्तरोत्तर क्षरण होता गया उसके साथ खेतीबाड़ी, शिक्षा, उद्योग एवं टेक्नोलॉजी के स्तर पर भी स्थिति बिगड़ती गई। बिंदु संख्या 11। भारतवासियों की प्रतिष्ठा का जो उत्तरोत्तर क्षरण होता गया उसके साथ खेतीबाड़ी, शिक्षा, उद्योग एवं टेक्नोलॉजी के स्तर पर भी स्थिति बिगड़ गई। साथ ही भौतिक संसाधनों की भी बहुत खाना खराबी हुई। पर्यावरण को भी बहुत सहना पड़ा। स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। यहाँ तक कि भारत के अधिकांश जंगल एवं जल संपत्ति बेहाल हुई। विदेशी आधिपत्य के कारण इनकी ओर ध्यान देना बंद हो गया एवं लोगों से इन सभी को छीन लिया गया। यह इस बर्बादी का प्रमुख कारण है। यह भी उतना ही सत्य है कि अन्य स्थानों की यूरोपीय नीति के समान ही ब्रिटिश भारतीय वन नीति भी भारतीय वन को कुबेर का भंडार मानने लगी एवं सारी संपत्ति यूरोप की ओर खींचने का प्रयास करने लगी। सन 1750 से 1800 के दौरान यूरोपियों की एक निजी टिम्बर सिंडिकेट भारत के अधिकांश भागों में अस्तित्व में रही। विशेष रूप से मलाबार में, जहां का वन अक्षय संपत्ति के समान था। लगभग 1805 के आसपास लंदन से आदेश आया था कि सभी निजी वनों को सरकारी नियंत्रण में लाया जाए। सन 1826 की बर्मा की लड़ाई के बाद बर्मा हिंदुस्तानी ब्रिटिश आधिपत्य में आ गया और वहां के वनों को सीधे सरकारी नियंत्रण में ले लिया गया। सन 1800 से सन 1848 के दौरान अकेले ही 1 मिलियन टन साग की लकड़ी का निकास करने वाले मोलमेन बंदरगाह को भी सरकारी नियंत्रण में ले लिया गया। 23 सन 1850 के बाद भारत में रेल तथा अन्य औद्योगिक विकास के बहाने भारत के वनों की मांग बढ़ा दी गई। साथ ही वन नीति एवं कानून अस्तित्व में आए, जिससे 25 वर्ष की कम अवधि में भी समग्र भारत की वन संपत्ति ब्रिटिश राज्य के हाथों में चली गई। परंतु इसके बाद इस विपुल संपत्ति का अंधाधुंध निकंदन होता रहा। यह उस समय की हिंदुस्तानी ब्रिटिश नीति के अनुरूप ही था। उसमें यूरोप या अमेरिका में जो हुआ उसी का विकृत रूप दिखाई देता था। यही नहीं, भारत में तो उसका अनाप शनाप अमल होता रहा। यूरोप ने इस प्राकृतिक संपदा को भौतिक संपदा के रूप में ही देखा, जो कि मानव शोषण का एक साधन बनती रही।
ऐसी भ्रांत धारणा के कारण ही यूरोप के जंगल नामशेष हुए। 17वीं शताब्दी के अंत तक इंग्लैंड वनाच्छादित भूखंड था, जो सन 1823 तक 1/3 भाग ही रह गया, जबकि फ्रांस में सन 1500 में 12वें भाग का ही जंगल बचा था। सन 1840 के समय में भारत में राजकीय अर्थतंत्र बहुत तेजी से नष्ट हो रहा था। उस अवधि में उत्तर अमेरिका से लंदन आने वाले अहवाल के अनुसार वनों के व्यापक विनाश के कारण वर्षा कम हो रही थी। इसलिए लंदन चौंक उठा एवं बंगाल, मुंबई एवं मद्रास स्थित अपनी सरकार को उसने इस विषय पर गहरी छानबीन करने का आदेश दिया। मद्रास प्रेसिडेंसीज एवं उसके अधिकांश अधिकारी इस बात पर एकमत हुए कि पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में जहां जंगल कटे हैं, ऐसे क्षेत्रों में वर्षों का अनुपात कम हुआ है। जबकि सन 1849 में मद्रास रेवेन्यू बोर्ड एवं मद्रास सरकार का निष्कर्ष कुछ अलग ही था। देश के वे मैदान जो वृक्षों से आच्छादित रहते हैं, वर्षा लाने में सक्षम नहीं है। उसका जलवायु पर प्रभाव एवं क्षेत्र की उत्पादन क्षमता पर पेचीदा प्रश्न उठता है एवं जंगल की स्वाभाविक जलवायु जानलेवा मलेरिया के लिए जिम्मेदार है। यदि देश में अधिक जंगल रहें या उनका विस्तार बढ़ाया जाए तो कदाचित अधिक वर्षा में सहायता मिल भी सकती है, परंतु दूसरी ओर स्वास्थ्य की दृष्टि से जलवायु बहुत ही खतरनाक बन सकती है। भारत में बहुत सी भी हानिकारक महामारी का अनुभव किया है। ऐसी महामारी में घर जंगल बन जाएंगे। इन तर्कों को मान्यता मिली, वातावरण को शुद्ध रखने के विचार से यह स्वीकृत हुआ एवं फलस्वरूप जंगल हटाओ अभियान को मान्यता मिल गई। भारतीय समाज का जबरदस्ती से होने वाला शरण। भारत में समय समय पर ब्रिटेन, फ्रांस एवं उससे भी पूर्व पुर्तगालियों के द्वारा देश के विभिन्न भागों में युद्ध हुए एवं फलस्वरूप लूटमार एवं अराजक की घटनाएं बार बार घटती रहीं। सन 1750 से 1800 के दौरान ही देशी राजाओं ने अपनी प्रजा एवं क्षेत्र को बचाने के लिए ब्रिटिशों एवं फ्रांसीसियों को बड़ी राशि देने की बात दर्ज की गई है। यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो हमलावर उन्हें लूटकर छीन लेते। जो लोग वीरताओं की शरणागति स्वीकार नहीं करते थे, उन्हें वीरताओं की सेना का खर्च उठाना पड़ता था एवं ब्रिटिश या फ्रांसीसी वरिष्ठ अधिकारियों को हंसकर स्वीकार करना पड़ता था। जिन लोगों के पास रुपए नहीं थे, उन्हें ब्रिटिश सैन्य के कमांडर से उधार लेना पड़ता था। एकत्रित की गई संपत्ति उन्हें भेंट कर देना पड़ता था। अंत में ऐसा खर्च चुकाने के एवज में राजनीतिक भुगतान पत्र लिखने के लिए बाध्य किया जाता था। उधार ली गई राशि वार्षिक 50% ब्याज की दर से भरपाई करनी पड़ती थी। ब्याज का इतना ऊंचा दर चुकाने के लिए देशी राज्यों को कर, विशेष रूप से जमीन पर कर बढ़ाने के लिए बाध्य होना पड़ता था। यह ली गई राशि एवं भारी ब्याज की राशि चुकाने के लिए अपने राज्य का कुछ हिस्सा उसे लेनदार के पास गिरवी रखना पड़ता था, जिससे वह लेनदार अपने ऋण की राशि मनमाने रूप से वसूल कर सकता था। यूरोप की आश्चर्यचकित कर देने वाली संस्थागत दुष्ट कुशलता एवं भारत के अधिकांश जीते हुए प्रदेशों में फैली अराजकता एवं टूटी हुई मना स्थिति के कारण भारत के अधिकांश भागों में सामाजिक व्यवस्था भी टूट गई थी। मानियम जैसी पद्धति एवं खेतीबाड़ी की उपज से भारत के राज्यों का कार्यकलाप चलता था। कुछ समय के बाद वह जीतने वालों के हाथों में जाना लगा। प्रथा ऐसी थी कि उपज प्राप्त करने वालों के पास उतना ही बचना चाहिए कि जिससे वे कठिनाई से अपना निर्वाह चला सकें, परंतु भारत का आपस में अनुबंधित आंतरिक ढांचा छिन्न भिन्न हो जाए। ऐसा भी निश्चित किया गया कि 5% से अधिक जमीन मान्यम के लिए नहीं रहने देनी चाहिए एवं किसानों के पास संस्थाओं एवं व्यक्तियों को देने के लिए कुल उपज की 5% से अधिक उपज नहीं रहनी चाहिए। ब्रिटिश आधिपत्य के लिए देशी राज्य की विभिन्न संस्थाएं सबसे बड़ी चुनौती एवं भय स्थान थे। इसलिए ऐसे प्रयास तथा राजनीति अपनाई गई कि उनकी अवमानना होती रहे, पग पग पर उनका मानभंग होता रहे या उन्हें छोटी छोटी जागीरों में बांटकर उनकी एकता एवं बल को तोड़ा जा सके। इस प्रकार का एक खास संदेश ब्रिटेन की सर्वोच्च सत्ता की ओर से मैसूर के नए महाराजा को सन 1799 में मूल राज्य पद वापस करते समय भेजा गया था। इसके साथ ही व्यापार पर, व्यवसायों एवं रोजगारों पर, भूमि पर एवं उपयोगी चीज वस्तुओं पर कर बढ़ाने की बात भी की गई थी। ब्रिटिश आधिपत्य के प्रथम 100 वर्षों में भूमि का राजस्व समग्र खेती की पैदावार का 50% जितना समग्र भारत में लागू कर दिया गया। तब तक मान्यम भूमि, चाकरण या बाजी भूमि आधारित जो लाभ मिलता था वह समग्र खेती की पैदावार का 12 से 16% से अधिक नहीं रहता था। यह सिलसिला इतने पर भी नहीं रुका। समग्र खेती की पैदावार का 50% राजस्व लादने पर भी उन्हें चैन नहीं मिला। राजकीय अर्थव्यवस्था को खोखला बनाने की जैसे ब्रिटिशरों ने कमर कस ली। कुछ उपजाऊ जमीनों पर तो राजस्व इतना लगाया गया कि वह उपज के मूल्य से भी अधिक हो गया। यही बात उद्योग एवं व्यापार की भी थी। इसी समय निभाव स्रोत समाप्त कर दिए गए।
सार्वजनिक काम रुक गए, देवालय, मठ, छत्र, कुएं, तालाब जैसे निर्माण कार्य बंद हो गए और 1840 तक तो भारत की सिंचाई व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। ऐसी अवदशा के कारण राजस्व चुकाने में कठिनाई होने लगी। इसका प्रभाव सरकारी अधिकोष पर भी दिखाई देने लगा। अंत तो गोतवा बाध्य होकर स्थानीय मजदूरों की सहायता से कुछ एक मरम्मत का काम करवाना पड़ा तथा कुछ नई सिंचाई व्यवस्था भी करनी पड़ी। इसी के साथ जमीन पर लागू किए गए समग्र खेती की पैदावार के 50% राजस्व को घटाकर सैद्धांतिक रूप से 33% करने का निर्णय किया गया। ऐसी कुछ राहती नियमों का क्रियान्वयन सन 1860 के बाद के समय में हुआ। आर्थिक अराजक के अनुभव के बाद सामाजिक ढांचा भी छिन्न भिन्न हुआ। परिणाम स्वरूप शिक्षा, आभिजात्य, बार बार आयोजित मेलों, सम्मेलनों तथा उत्सवों में भी कमी आई। साक्षरता की मात्रा भी कम होने लगी। इसी समय में अर्थात सन 1820 के दशक में दक्षिण भारत में पाठशाला में पढ़ने योग्य बच्चों के 25% पाठशाला में पढ़ते थे। उससे भी अधिक संख्या में छात्र जब समाज जीवन के अन्य क्षेत्रों में अनवस्था प्रसृत थी तब भी अपने घरों में ही शिक्षा प्राप्त करते थे। परंतु केवल 60 वर्षों के बाद 1880 के दशक में यह अनुपात एक अष्टमांश हो गया। विद्वत्ता एवं उच्च अध्ययन जैसी गतिविधियां भी कम हो गईं। यह स्थिति सार्वत्रिक थी। देश में विद्वान कम होने लगे एवं सैकड़ों शिष्य वृत्तियां प्रतीक्षा में ही रह गईं। ऐसा लगने लगा कि भारत की आत्मा ही घुटन का अनुभव कर रही थी। ऐसी भौतिक दुर्दशा एवं आर्थिक बेहाली के साथ ही देशी राज्यों का संगठन टूट गया, विद्वान मूक हो गए और समृद्धि का ह्रास होने लगा। भारतीय समाज में फूट एवं विघटन की स्थिति निर्माण होने लगी। दीर्घकाल की इस दास्ता के फलस्वरूप लोगों में हीनता दृढ़ होने लगी। परिणाम स्वरूप लोग अपने भव्य भूतकाल में जीने लगे और यूरोप ने स्वयं पर तथा पड़ोसियों पर किस प्रकार एवं क्यों प्रभुत्व जमाया, इसकी मनगढ़ंत बातें फैलाने लगे। प्रारंभ में मनोरम भूतकाल में रत रहना कदाचित देशी समाज को टिकाए रखने के लिए तिनके के सहारे समान उपयोगी भले ही लगा हो, परंतु आज भी अधिकांश भारतवासी इसी रोग को पाले हुए हैं। दूसरी ओर सामान्य लोगों में आर्थिक एवं सांस्कृतिक अनवस्था एवं हताशा, मानसिक उलझन या जटिलता जैसी स्थिति निर्माण हुई, जिससे लोग और जड़ हो गए। पंडित या विद्वान एवं समृद्ध लोग यूरोपीय विद्वत्ता से प्रभावित होकर उनकी सभ्यता को अपनाकर अपनी एक अलग पहचान बनाने में लग गए। हो सकता है कि इस प्रकार से प्राप्त की गई विद्वत्ता, बुद्धि चातुर्य या कौशल गैर यूरोपीय विश्व की तुलना में भारत में अधिक चमकीला लगता हो। यद्यपि 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में ऐसे लोगों में ही एक व्यक्ति मोहनदास करमचंद गांधी ऐसे भ्रामक प्रभाव से मुक्त ही रहे। उल्टे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पर इसका बहुत प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसे विरोधाभास के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। 1930 से 1947 के दौरान भारतीय राष्ट्रवादी 26 जनवरी के दिन को पूर्ण स्वराज की मांग के दिन के रूप में मनाते रहे। 1950 में यह दिवस गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्रता से पूर्व इनमें से ही किसी एक दिन एक शपथ ली गई, जिसमें प्रतिज्ञा थी, भारत की ब्रिटिश सरकार ने भारत के लोगों को न केवल स्वतंत्रता से वंचित रखा है, अपितु समग्र प्रजा के शोषण के लिए हम पर सवार होकर देश को आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक रूप से नष्ट किया है। ऐसे दुष्कृत्यों को हम मानव एवं ईश्वर के प्रति किया गया अपराध समझते हैं। हमारे देश का विनाश करने वाले राज्य के सामने हम नहीं झुकेंगे। देश की संस्कृति के विनाश के विषय में उसमें कहा गया था कि शिक्षा प्रणाली ब्रिटिशरों द्वारा प्रस्थापित ने हमें छिन्न भिन्न करके तोड़कर ताराज कर दिया है और हमें जकड़ने वाली श्रृंखला को ही हम चाहने लगे हैं। भारत की स्वतंत्रता विषयक अन्य विधेयकों के समान ही इस विधेयक का मुसद्दा भी महात्मा गांधी ने ही रचा था। सन 1928 के जनवरी में महात्मा गांधी ने ऐसी भी आशा व्यक्त की कि भारत की स्वतंत्रता अन्य उपनिवेशों एवं गुलाम बनाए गए लोगों की स्वतंत्रता का सोपान बनेगी। वे कहते थे, भारत अपनी इच्छा के अनुसार जो प्राप्त करेगा वे अन्य देश भी प्राप्त करेंगे। हम भली प्रकार जानते हैं कि ब्रिटिश आधिपत्य से भारत के स्वतंत्र होने के 15 वर्षों में विश्व के दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका जैसे देश भी एक या दूसरे रूप से स्वतंत्र हो ही गए हैं। अधिकांश भारतवासियों की ऐसी मान्यता रही है कि ब्रिटिश शासन ने भारत को सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक रूप से चौपट कर दिया है, परंतु कुछ लोग इस सोच से सहमत नहीं हैं। 1947 में स्वतंत्रता मिलने के बाद भी वे असहमत ही रहे हैं। ऐसे आधुनिकों में जवाहरलाल जी एक थे। यद्यपि सार्वजनिक रूप से वे ऐसे कथनों का आमना सामना करने से स्वयं को बचाते थे, परंतु 1928 के आसपास के दिनों में व्यक्तिगत रूप से वे अपने विचार व्यक्त करते रहते थे। महात्मा गांधी को लिखे एक पत्र में उन्होंने लिखा,
आपने कहीं पर कहा है कि भारत को पाश्चात्यों से सीखने लायक कुछ भी नहीं है, उसने तो पहले से ही सयानेपन की शिखर सर कर लिए हैं। मैं आपके इस दृष्टिकोण से निश्चित रूप से सहमत नहीं हूं। मेरे मत अनुसार पश्चिम, विशेषकर औद्योगिक संस्कृति, भारत को जीतने में समर्थ है। हाँ, उसमें सुधार और परिवर्तन अवश्य होंगे। आपने औद्योगिकीकरण की कुछ कमियों की आलोचना तो की, पर उसके लाभ तथा उत्तम पहलू को अनदेखा भी किया है। लोग कमियां समझते ही हैं, फिर भी आदर्श राज्य व्यवस्था एवं सामाजिक सिद्धांतों के द्वारा उसका निवारण संभव है ही। पश्चिम के कुछ बुद्धिजीवियों का मंतव्य है कि ये कमियां औद्योगिकीकरण की नहीं हैं, परंतु पूंजीवादी प्रणाली की शोषण वृत्ति की पैदाइश हैं। आपने कहा है कि पूंजीपति व मजदूरों के बीच संघर्ष नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूं कि पूंजीवादी प्रथा में ऐसा संघर्ष अनिवार्य है। पश्चिमी आधुनिकता विषयक सोच ही उस प्रकार की है, ऐसा 15 वर्ष बाद गांधी जी को नेहरू ने बताया। अपने पत्र में नेहरू ने यह भी टिप्पणी की कि क्यों गांवों को सत्य एवं अहिंसा के साथ जोड़ना चाहिए। गांव तो सामान्य रूप से बौद्धिक एवं सांस्कृतिक रूप से पिछड़े हुए हैं। पिछड़ेपन के वातावरण विकास संभव नहीं है। संकुचित सोच रखने वाले लोग अधिकांशतः झूठे एवं हिंसापूर्ण ही होते हैं। पश्चिम का संपूर्ण ज्ञान एवं विविध तथ्यों विषयक सिद्धांतीकरण किसी मूल तथ्यों का सार रूप हो, यह माना जा सकता है। यह केवल मानवता या समाज विद्या जैसी विद्या तथा सीमित न रहकर भौतिक विज्ञान के लिए भी कहा जा सकता है। उनमें एक मानव नववंश शास्त्र है। मानव वंश विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो केवल गैर यूरोपीय और विजित लोगों के विषय में ही है। यह तथा इसके अनुषांगिक अन्य शास्त्र और गैर यूरोपीय लोगों ने जो संज्ञा दी, उसे केवल एक बीज समझकर मूल्यांकन करते हैं। प्रोफेसर क्लाइड लेवी इस शास्त्र का वर्णन इस प्रकार करते हैं। नववंश शास्त्र कोई ऐसा शास्त्र विज्ञान नहीं है जो खगोल शास्त्र के समान दूर सुदूर के पदार्थों के सिद्धांत समझाता हो। वह तो इतिहास के ऐसे तथ्यों से रंजित शास्त्र है जिससे मानव समूह का अधिकांश भाग अन्य किसी के अधिकार में रहा हो, जिस काल के दौरान लाखों लोगों ने अपने जीवन आधार को खो दिया हो, उनके संस्थागत ढांचे टूट चुके हों, उन्हें क्रूरतापूर्वक मौत के घाट उतारा गया हो, गुलामी में जकड़ दिया गया हो और ऐसे शेर का शिकार बनाया गया हो जिसके सामने वे टिक ना पाए हों। नववंश शास्त्र हिंसा के इस युग की पुत्री है। मानव का वस्तु के रूप में मूल्यांकन करने की उसकी पद्धति तो ज्ञान मीमांसा को भी पार कर जाती है। इसमें करुणता तो यह है कि मानव समूह का एक हिस्सा अपने जैसे दूसरे हिस्से को वस्तु समझकर सिद्धांत बनाता है। यह सरलता से भुलाई जा नहीं सकती, सब मिटाया भी नहीं जा सकता। यह केवल पश्चिम के विश्व द्वारा दिया गया मानव शास्त्र ही नहीं है, अपितु विदेशी संस्कृति के प्रभाव में प्राप्त होने वाली वस्तुनिष्ठ सोच का भी परिणाम है। उसी के अनुसार सभी बातों का वस्तु के रूप में मूल्यांकन करना आवश्यक हो गया। हम ये भूल गए कि उनकी चिंताओं के प्रति हम क्या कर सकते थे। हमने वह नहीं किया। वे हमारे प्रति एवं उनके स्वयं के प्रति किए गए व्यवहार में कोई समानता नहीं रखते थे, न हो सकती थी। प्रोफेसर क्लाइड लेवी ने जो कुछ भी कहा उसमें मानव शास्त्र के लिए कुछ भी नया नहीं है। इससे 80 वर्ष पूर्व सर एडवर्ड बर्नेट टेलर ने इस शास्त्र की भूमिका को पुरानी संस्कृति के संहारक के रूप में गिनाया था। याद रहे, एडवर्ड बर्नेट को कुछ लोग नववंश शास्त्र का पितामह कहते थे। वे इस धर्म आधिपत्य वाली संस्कृति के विषय में अंत में बताते हैं कि वह खूब निर्दयी, कठोर एवं कुछ दुखदायी भी थी। इसलिए इस शास्त्र में मानने वालों की संस्था पुरानी संस्कृति में बची हुई क्रूरता को बाहर लाने के लिए आगे आई। ऐसी क्रूरता अत्यधिक दुखदायी एवं अत्याचारी होने के कारण उसका संहार करना ही उचित था। यह कार्य शुभ या उचित लगे या ना लगे तो भी मानव जाति के हित के लिए तत्काल करना आवश्यक है। नववंश शास्त्र से ही यह परिभाषा तथा यूरोपियों का उसके प्रति झुकाव यूरोप से अतिरिक्त शेष विश्व को निगल गया। यूरोप के प्रभाव में आए गैर यूरोपीय समाज में भी कुछ लक्षण समान दिखाई देते हैं। इस समाज ने अपने आराध्य देवताओं या भावनाओं एवं तत्कालीन प्राणी जगत एवं वनस्पति सृष्टि के साथ संतुलन बनाए रखा। इन सभी को भी वे अपनी सभ्यता का भाग ही मानते थे। इस प्रकार का भाव सन 1492 के पूर्व आए हुए अमेरिकन, अफ्रीकन, दक्षिण पूर्व एशिया या भारतीय समाज में अधिक दिखाई देता था। भारत में तो ये बात अधिक दृढ़तापूर्वक प्रस्थापित दिखाई देती थी, जिसके कारण भारतीय समाज की व्यापकता, विविधता एवं संकुलता का एक विशिष्ट चित्र उभरकर सामने आया है। इस समाज में ऐसा संतुलन स्थिर गुणधर्म या स्थायी स्वरूप का हो यह आवश्यक नहीं है। कदाचित भारत के लिए यह सच हो जहां प्रवाह विशिष्ट रूप से हमेशा बदलते रहते हैं। यह केवल भारतीय समाज का भिन्न भिन्न समय अवधि का हूबहू वर्णन नहीं है, परंतु भारतीय साहित्य ही व्यापकता एवं उसकी काल एवं चित्त की संकल्पना का परिचय भी है। एक लंबे अंतराल के बाद भारत जैसे समाज ने अपना संतुलन एक ओर से दूसरी ओर बदला है, परंतु ऐसा बदलाव बहुत ही धीमा था। इसके विपरीत
यूरोपीय समाज प्राचीन काल से आज तक ऐसे संतुलन से वंचित दिखाई देता है। इसलिए वहां हमेशा आंतरिक तनाव रहा एवं इसलिए उसके धर्मतंत्र का ढांचा सुदृढ़ बना। इससे विपरीत यूरोपीय सभ्यता का उद्देश्य समग्रता के मूल्य पर आंशिक उपलब्धि को महत्व देता दिखाई देता रहा। इसलिए यूरोपीय समाज किसी निश्चित समय बिंदु पर संतुलित हुआ नहीं जान पड़ता है। यदि ऐसा ही है तो वह यूरोप की आक्रामक एवं विध्वंसक प्रकृति का परिचायक ही माना जाएगा। यह संभव है कि विश्व अब कदाचित धीरे धीरे परंतु एक होने की दिशा में वसुधैव कुटुंबकम की नई सोच साथ लेकर सृष्टिजन की स्वचालित प्रक्रिया को स्वीकार करके विशुद्ध समझ के साथ आगे बढ़ रहा है। ये यदि सच है तो ये नूतन दृष्टि सबका नारा बन जाएगी। सभी को उसे अपनाना ही पड़ेगा। इसके लिए प्रत्येक को आत्मखोज करनी पड़ेगी। ऐसी खोज समग्र समाज, राज्य, राष्ट्र, यूरोप या अन्य सभी को करनी ही पड़ेगी। ऐसा आत्मदर्शन, आत्मनिवेदन गत 5 शताब्दियों के हमारे भयानक कृत्यों के लिए पश्चाताप की भूमिका निभाएगा एवं अब तक जो भी हानि हुई है उसकी पूर्ति के या सुधार के उपाय का अवसर भी देगा। अंत में इतना ही है कि जब ऐसे भयानक कृत्य शुरू हुए एवं यूरोप की चालाकी ने अग्नि में घी डालने का काम किया, तब गैर यूरोपीय विश्व ने यूरोप को दोष देकर अपनी स्थिति को अधिक बिगड़ने दिया। यूरोप के प्रभाव से पूर्व गैर यूरोपीय लोग तो सृष्टि सर्जन को नैसर्गिक मानकर स्वयं को अन्यों का स्वामी नहीं मानते थे। वे तो सृष्टि के अन्य सभी के साथ सह अस्तित्व के संबंध बनाने में लगे थे। उनका ऐसा व्यवहार समय अंतर में भी तटस्थ नहीं बना। यूरोप को दोषित मानने में स्वयं ही पामर, दुखदाई एवं लुटेरों के समान बन गया। अविवेकपूर्ण संतुलन मात्र यूरोप के द्वारा आत्मखोज या पश्चाताप करने से प्राप्त नहीं होगा, अपितु गैर यूरोपीय विश्व को भी इस प्रक्रिया में सहभागी बनना पड़ेगा।